हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अपन पढ़ रहे थे क्लास 11th आरबीएससी या एनसीईआरटी ज्योग्राफी के बारे में, और इसमें अपना चल रहा था चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम था सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन और तापमान। आज का अपना जो वीडियो में टॉपिक रहेगा वो रहेगा ऊष्मा बजट, यानी कि पृथ्वी का हीट बजट यानी कि ऊष्मा संतुलन के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों आज का वीडियो जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफ़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। अगर आप इसे पूरी ध्यान से सुनते हैं तो पूरी इजीली तरीके से आपको ये समझ में आ जाएगा और काफ़ी मज़ेदार भी आपको लगेगा। कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझने वाला है, रटने वाला नहीं है। दोस्तों चलो शुरू करते हैं। वायुमंडल का तापमान और शीतलन। देखो एक बात मैं कहूँ कि पृथ्वी का जो ऊष्मा बजट कहें या फिर वायुमंडल का ऊष्मा बजट कहें, बात एक ही है। आप पृथ्वी का हीट बजट कहोगे या फिर एटमॉस्फेयर का हीट बजट कहोगे, मतलब एक ही है। तो पृथ्वी का ऊष्मा बजट पढ़ रहे हैं या फिर वायुमंडल का ऊष्मा बजट पढ़ रहे हैं, दोनों चीज़ें एक ही है। तो अपन देख रहे हैं वायुमंडल का तापमान और शीतलन, यानी कि वायुमंडल जो है वो गर्म होता है, उसका तापमान बढ़ता है और वो ठंडा भी होता है। यानी कि वायुमंडल जो होता है दिन में हमें गर्म हवाएं महसूस होती है और रात को हमें ठंडी हवाएं महसूस होती है। तो वायुमंडल में क्या होता है, वायु गर्म भी होती है और ठंडी भी होती है। अब ये गर्म और ठंडी क्यों होती है, तो पहले तो अपन देखते हैं कि वायु के गर्म होने की प्रक्रिया क्या क्या होती है। वायु दो तरीके से गर्म होती है, एक होती है आगामी सौर विकिरण से और दूसरा होता है चालन। अब देखिए दोस्तों, ये आगामी सौर विकिरण और चालन क्या होता है, ये आपका क्या है, सूर्य है, और ये क्या है आपकी पृथ्वी। समझिए, ये क्या था, सूर्य, और ये क्या है, पृथ्वी। सूर्य से जो किरणें आ रही है, सूर्य से जो किरणें आ रही है और जो पृथ्वी पर गिर रही है, इन किरणों को कहा जाता है आगामी सौर विकिरण या फिर लघु तरंग दैर्ध्य। आपको याद रखना है ये किरणें कौन सी आती है, जो सूर्य से पृथ्वी पर आती है, इन्हें आगामी सौर विकिरण कहते हैं या फिर लघु तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो वायुमंडल जो है, सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पहुंचती है तो वायुमंडल से होकर गुजरती है, और वायुमंडल से होकर गुजरेगी तो क्या करेगी, वो वायु के तापमान को बढ़ा देगी। लेकिन दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा कि वायु का तापमान जो आगामी सौर विकिरण है उसकी वजह से तो ज़्यादा नहीं बढ़ता। फिर ज़्यादा किससे बढ़ता है सर, ज़्यादा बढ़ता है पृथ्वी से वापस जाने वाली ये जो विकिरणें होती हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ऊष्मा जो है, जो सूर्य से पृथ्वी ऊष्मा प्राप्त करती है, उस ऊष्मा को 1% भी अपने पास में नहीं रखती। पृथ्वी उस ऊष्मा का, उस ताप का 1% भी अपने पास में नहीं रखती, ना ही उसमें कोई कमी करती। जितना ताप आता है उतना ताप वापस विकिरित कर देती है। यानी कि सूर्य का ताप पृथ्वी पर आता है, पृथ्वी ऊर्जावान पिंड बन जाती है, गर्म हो जाती है, लेकिन इस ऊष्मा को वापस विकिरित कर देती है अंतरिक्ष में। यानी कि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आई और फिर पृथ्वी ने इन किरणों को क्या किया, वापस रिफ्लेक्ट कर दिया, वापस अंतरिक्ष में भेज दिया। देखिए ये किरण आ रही है और वापस जा रही है। अब आपको समझना यह है कि जो सूर्य से किरणें आ रही है इनको तो कहते हैं आगामी सौर विकिरण या फिर लघु तरंग दैर्ध्य, और पृथ्वी से जो वापस जा रही है इनको कहते हैं दीर्घ तरंग दैर्ध्य। क्या कहते हैं, दीर्घ तरंग दैर्ध्य। यानी कि वापस जाएगी वो दीर्घ और पृथ्वी पर आएगी वो लघु। क्लियर है। तो वायुमंडल क्या है, पृथ्वी के चारों ओर है। सूर्य से आने वाली किरणों से वायुमंडल गर्म होता है, यानी कि लघु तरंग दैर्ध्य या फिर आगामी जो सौर विकिरण होता है उससे डायरेक्टली वायुमंडल गर्म होता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में गर्म होता है। फिर ज़्यादा गर्म कैसे होता है, ज़्यादा गर्म होता है पृथ्वी के वापस जाने वाली दीर्घ तरंग दैर्ध्य से। यानी कि पृथ्वी से जो ऊष्मा वापस जा रही है उससे वायुमंडल ज़्यादा गर्म होता है, और इसे हम कहते हैं क्या, चालन। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें होता है जैसे ये आपके पृथ्वी का सरफेस है, यानी कि पृथ्वी का ऊपरी धरातल है, तो सौर विकिरण यहाँ पर आई, यहाँ पर क्या छाया हुआ है, वायुमंडल छाया हुआ है ना। तो जब सौर विकिरण आई, सौर विकिरण आने से क्या हुआ, पृथ्वी का सरफेस धरातल क्या हो गया, गर्म हो गया। अब धरातल गर्म हो गया तो धरातल के संपर्क में आने वाली जो वायु है वो भी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी ना। यानी कि अगर किसी एक गर्म पिंड है और उस गर्म पिंड के पास से अगर वायु गुजरती है तो वो क्या करती है, उस पिंड के गुण ग्रहण कर लेती है। यानी कि पृथ्वी जब गर्म है तो पृथ्वी के पास से जो वायु गुजर रही है, धरातल के पास से जो वायु गुजर रही है वो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, है ना। गर्म होने के बाद में क्या होगा, यहाँ वाली वायु ज़्यादा गर्म हो जाएगी जो धरातल के बिल्कुल पास में है।
फिर इस वायु में क्या होता है, जिस तरीके से वायुदाब में होता है ना, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवनें बहती है, वैसे ही क्या होता है, जिस वायु में उष्मा ज़्यादा होती है ना, और दूसरी वायु जिसमें उष्मा नहीं होती, तो अधिक उष्मा वाली वायु से कम उष्मा वाली वायु की ओर उष्मा का प्रवाह होता है, यानी कि तापमान का प्रवाह होता है। देखो कैसे, जैसे मान लीजिए ये क्या है, गर्म वायु है ना, यहाँ पे क्या है, गर्म वायु का एक पिंड है, और इसके पास में क्या है, यहाँ पर एक ठंडी वायु का पिंड है। तो ये गर्म वायु का जो पिंड है, ये इसके पास में उष्मा है, इसके पास में ताप है, तो ये ताप क्या होगा, इस गर्म वायु से ठंडी वायु की ओर इसका संचलन होगा, यानी कि ये उष्मा क्या करेगी, जैसे ये पृथ्वी का सरफेस था, तो इसके पास वाली वायु गर्म हुई, फिर ये पास वाली वायु अपने जो संपर्क में आ रही है वायु उसको गर्म कर रही है, फिर वो वायु आगे वाली वायु को गर्म कर रही है, यानी कि जिस एक तापमान युक्त वायु के संपर्क में जो भी वायु आ रही है उसको वो क्या करती जा रही है, गर्म करती जा रही है। इसमें क्या हो रहा है, उष्मा का संचलन हो रहा है ना, एक वायु पिंड से दूसरे वायु पिंड में, और इसे ही क्या कहते हैं, चालन कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। समझ गए आप लोग, चालन क्या होता है, जब आगामी सौर विकिरण से पृथ्वी उष्मा पाकर एक गर्म पिंड हो जाती है, तो गर्म होने के बाद में पृथ्वी के संपर्क में आने वाली हवा उस पृथ्वी के गुणों को ग्रहण कर लेती है और वो भी गर्म हो जाती है, और जब वायु गर्म हो जाती है तो उस गर्म वायु के संपर्क में आने वाली जो दूसरी वायु राशियां हैं, जो दूसरे वायु पिंड है, वो भी क्या हो जाते हैं दोस्तों, गर्म हो जाते हैं। इस प्रकार उष्मा का प्रवाह एक वायु पिंड से दूसरे वायु पिंड में चलता रहता है, और इसे ही हम कंडक्शन या फिर क्या कहते हैं, चालन कहते हैं। समझ गए आप लोग। अब ये चालन दो तरीके से होता है। पहले तो आप ये याद रखिएगा, जब दो विपरीत गुणों वाली वायु संपर्क में आएगी ना, तभी चालन होगा। जैसे मान लीजिए, क्या कब तक होगा, जैसे कि मान लीजिए आप एक गिलास लेते हो, इधर एक इधर टैंक है और एक इधर टैंक है, दो टैंक है ना, जैसे एक ये टैंक है और एक ये टैंक है, इसमें पानी भरा हुआ है और ये क्या है, खाली है। तो आप क्या करोगे, इसको यहाँ से इसको यहाँ तक जोड़ दिया, तो बताओ ये दोनों टैंक कहाँ तक बराबर होंगे, जब इसका पूरा का पूरा पानी इसमें और इसमें जब बराबर हो जाएगा तब पानी आना जाना बंद हो जाएगा ना। ये खाली रहेगा तब तक तो क्या होगा, ये पानी इस टैंक में आएगा, लेकिन जब दोनों का लेवल समान हो जाएगा तो क्या होगा, फिर आना बंद हो जाएगा। तो ठीक वैसे ही क्या होता है, जब दो विपरीत तापमान वाली वायु संपर्क में आती है तो अधिक तापमान वाली वायु से कम तापमान वाली वायु में उष्मा का संचलन होता है। और ये कब तक होता है, ये तब तक होता है जब तक दोनों वायु राशियों का तापमान समान ना हो जाए। समझ गए। और जैसे ही तापमान समान होता है फिर उष्मा का संचलन बंद हो जाता है। इसके अलावा जब दो, अगर कोई वायु राशि है गर्म वायु राशि के संपर्क में नहीं आ रही तो भी नहीं होगा, यानी ठंडी वायु राशि गर्म वायु राशि के संपर्क में आएगी तभी क्या होगा, कंडक्शन यानी कि चालन होगा। चालन आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं अपन, ये चालन दो तरीके से होता है, एक तो होता है क्षैतिज, एक होता है लंबवत यानी ऊर्ध्वाधर। देखते क्षैतिज क्या होता है, ये आपका सरफेस है, यानी कि ये पृथ्वी का धरातल है, सतह है, और इस धरातल के पास पास में अगर उष्मा का संचलन होता है एक वायु से दूसरी वायु में, तो वो तो होता है क्या, क्षैतिज संचलन। क्या होता है, क्षैतिज संचलन, यानी कि धरातल के पास पास में अगर वायु में उष्मा का संचलन हो रहा है तो वो क्षैतिज संचलन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अभिवहन कहते हैं। याद रखना है दोस्तों, अभिवहन क्या होता है, जब वायु में उष्मा का संचलन क्षैतिज हो, समझ रहे हो ना, धरातल के पास पास में हो, उसे हम क्या कहेंगे, अभिवहन कहेंगे। जबकि इस तरीके से उष्मा का संचलन न होकर ऊर्ध्वाधर रूप से हो, यानी कि धरातल से ऊपर की ओर हो, यानी कि यहाँ पे गर्म वायु राशि है, फिर उसके ऊपर गर्म हवाएं ऊपर उठ रही है ना, तो ऊपर अगर उठती है तो उसे हम क्या कहते हैं, लंबवत संचलन अगर होता है तो उसे हम कहते हैं संवहन। क्या कहते हैं, संवहन, कन्वेक्शन। संवहन, अभिवहन, दोनों समझ गए। चालन यानी कि कंडक्शन अगर क्षैतिज होता है तो उसे हम अभिवहन, और लंबवत होता है, ऊर्ध्वाधर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, संवहन कहते हैं। अब एक चीज याद रखिएगा, पृथ्वी पर जो टेम्परेचर चेंज होता है, ये देखिए आगे, मध्य अक्षांशों में जो दैनिक तापमान चेंज होता है, यानी कि अभी ठंड पड़ रही है, अचानक से गर्म हवाएं चल गई है ना, और भारत में चलने वाली लू, ये कौन सी उष्मा का संचलन है, ये अभिवहन है।
समझ गए ना। यानी कि अगर आप जयपुर में रहते हो तो क्या होगा, जैसलमेर में रेतीला इलाका है, और रेतीला इलाका होने की वजह से क्या होता है, सूर्य का ताप जब गिरता है तो रेत शीघ्र ही गर्म हो जाती है और शीघ्र ही ठंडी होती है। ये गुण होता है रेत का। यानी कि जो बालू रेत होती है वो बहुत जल्दी गर्म होती है और बहुत जल्दी ही ठंडी होती है ना। जबकि पानी क्या होता है, धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। इस कॉन्सेप्ट को अपन आगे पढ़ेंगे, जो टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, ये कॉन्सेप्ट है। तो जब जो बालू रेत होती है वो शीघ्रता से गर्म हो जाती है तो उसके संपर्क में आने वाली वायु भी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी। और जब इस उष्मा का संचलन दूसरी क्षैतिज रूप से होगा, यानी कि अभिवहन संचलन होगा, तो क्या होगा, जिसे हम लू कहते हैं ना, यानी कि गर्म हवाएं अचानक से आने लग जाती है। उष्मा गर्म जो है वो हवा में कंडक्शन यानी कि चालन की वजह से गर्म हवाएं आती है। तो अगर जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, दैनिक टेम्परेचर अगर चेंज हो रहा है तो वो किसकी वजह से होता है, क्षैतिज संचलन की वजह से होता है। कैसे, एक बार और समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आप, ये कोई सरफेस है ना, ये कोई धरातल है पृथ्वी का, और यहाँ पर आप लोग रहते हैं, यहाँ रहते हैं, यहाँ पे तापमान बढ़ गया, यहाँ पे तापमान बढ़ गया, और तापमान बढ़ने से वायु का टेम्परेचर भी बढ़ गया। वायु का टेम्परेचर बढ़ने के बाद में अगर क्षैतिज संचलन होता है यानी कि अभिवहन होता है तो ये गर्म हवाएं यहाँ तक के तापमान को प्रभावित करेगी। लेकिन अगर संवहन होता है यानी कि वायु ऊपर की ओर, उष्मा ऊपर की ओर जाती है तो इस क्षेत्र को प्रभावित नहीं करेगा। तो जो भी दैनिक तापांतर यानी कि दैनिक तापमान में जो अंतर आते हैं, या दैनिक जो लगातार तापमान दिन में चेंज होता रहता है, या फिर राजस्थान में चलने वाली लू अपन कहें, वो सब किस संचलन का परिणाम है, वो अभिवहन का परिणाम है। समझ गए आप लोग। आगे चलते हैं। पृथ्वी आगामी सौर विकिरण लघु तरंगों के रूप में प्राप्त करती है और दीर्घ उष्मा को पाकर एक गर्म पिंड बनने के बाद उष्मा को दीर्घ तरंगों के माध्यम से विकिरित कर देती है, जिससे वायुमंडल की निचली परतें गर्म होती है, और इस प्रक्रिया को पार्थिव विकिरण कहते हैं। दोस्तों, ये मैंने आपको समझा दिया है। अब इस पार्थिव विकिरण को समझ लेते हैं। ये पार्थिव विकिरण क्या है? मैंने बताया कि सरफेस पर, पृथ्वी के धरातल पर हम रहते हैं, सूर्य से किरणें आती है, सूर्य से तापमान आएगा, सौर ताप आएगा, आइसोलेशन आएगा, लघु तरंग दीर्घ आएगी, आगामी सौर विकिरण आएगा, तो ये आकर क्या कर देगा, पृथ्वी की सतह को गर्म कर देगा, पृथ्वी के धरातल को गर्म कर देगा। और पृथ्वी की धरातल गर्म होने के बाद में, पृथ्वी गर्म पिंड बनने के बाद में क्या करती है, इन तरंगों को दीर्घ तरंग दीर्घ के रूप में वापस विकिरित कर देती है। जो पृथ्वी ने जो सूर्य से जो किरणें ग्रहण की ना लघु तरंगों के रूप में, इन्हीं तरंगों को पृथ्वी वापस दीर्घ तरंगों के रूप में विकिरित करती है, वापस रिफ्लेक्ट करती है। जब रिफ्लेक्ट करती है तो वायुमंडल की निचली परतें क्या होती है, गर्म हो जाती है। ऊपर वाली परतें तो सीधी गर्म होगी नहीं। मैंने क्या कहा कि वायुमंडल ज्यादा गर्म किससे होता है, चालन से होता है, आगामी सौर विकिरण से कम होता है। समझ गए ना। तो वायुमंडल की निचली परतें क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, पार्थिव विकिरण कहेंगे। यानी कि पृथ्वी के द्वारा लघु तरंगों को दीर्घ तरंगों के रूप में विकिरित करना पार्थिव विकिरण कहलाता है। और इसमें वायुमंडल की निचली परतें ज्यादा गर्म होती है। क्लियर है। आगे चलते हैं। वायुमंडल इस उष्मा को अंतरिक्ष में विकिरित कर देता है। इससे वायुमंडल का तापमान भी क्या होता है, स्थिर होता है। अभी मैं एक चीज मैंने आपको पहले बताई थी कि पृथ्वी जो है सूर्य से प्राप्त उष्मा का एक अंश भी अपने पास में नहीं रखती, यानी कि बिल्कुल भी अपने पास में नहीं रखती। जितना लेती है उतना दे देती है, वापस विकिरित कर देती है। लेकिन ये जाता कैसे है, आता वायुमंडल के थ्रू है और जाता भी वायुमंडल के थ्रू है। यानी कि जो लघु तरंग रूपे आई, लघु तरंगें आई, पृथ्वी पर आई और पृथ्वी ने उनको पार्थिव विकिरण कर दिया दीर्घ तरंगों के रूप में। और दीर्घ तरंगों के रूप में पहले वो वायुमंडल में गई, वायुमंडल को उसने गर्म किया, फिर वायुमंडल ने भी क्या किया, इन तरंगों को अपने पास में नहीं रखा, उस उष्मा को अपने पास में नहीं रखा। और वायुमंडल ने भी क्या कर दिया, पृथ्वी का साथ दिया कि जैसे तूने किया है वैसे ही मैं करता हूं, इनको वापस अंतरिक्ष में भेज देते हैं। इस उष्मा को वापस अंतरिक्ष में भेज देता है वायुमंडल भी। इस तरीके से सूर्य से आने वाली उष्मा का 1% हिस्सा भी क्या नहीं होता, नष्ट नहीं होता। जितनी इकाइयां आती है उतनी इकाइयां वापस रिफ्लेक्ट कर दी जाती है। लेकिन दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, देखो वायुमंडल इस उष्मा को अंतरिक्ष में विकिरित कर देता है, जिससे वायुमंडल का तापमान स्थिर होता है, वायुमंडल गर्म नहीं होता। अब एक चीज अपन पढ़ते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय तापन। भूमंडलीय तापन ने अपन ने क्या पढ़ा
कि जो जीवाश्म ईंधन है, जैसे कि कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, प्राकृतिक गैस हुई, ये जीवाश्म ईंधन जो जीवों से बना है, ये ईंधन क्या करता है, CO2 उत्सर्जित करता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ना, ये वायुमंडल में जाकर जमा हो जाती है। कहाँ जाकर जमा हो जाती है? वायुमंडल में जाकर जमा हो जाती है। अब देखिए, जो वायुमंडल इन तरंगों को वापस जाने दे रहा था ना, पृथ्वी से लेकर पहले सूर्य से पृथ्वी के पास में, फिर पृथ्वी से वायुमंडल के पास में, और वायुमंडल ने फिर वापस भेज दी। अब CO2 क्या काम करती है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या काम करती है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस होती है जो सूर्य से जो आगामी विकिरणें होती है ना, उनको तो पृथ्वी पर आने देती है कि जाओ, है ना, यानी कि आगामी सौर विकिरण को पृथ्वी तक आने देती है। लेकिन जब पृथ्वी दीर्घ तरंगों के रूप में विकिरित करती है ना, इसको नहीं जाने देती, इसको रोकती है। कौन सी गैस? CO2, यानी कि सूर्य से आने वाली आगामी सौर विकिरण को पृथ्वी तक आने देती है, लेकिन पृथ्वी से जो दीर्घ तरंग धीरे धीरे वापस जाती है, उनको CO2 नहीं जाने देती, यानी उनके लिए क्या होती है, CO2 अपारदर्शी होती है और आगामी किरणों के लिए पारदर्शी होती है। तो वापस जब नहीं जाने देती तो क्या होगा बताओ, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा क्या? जब वापस उष्मा नहीं जा पा रही तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और ये टेम्परेचर धीरे 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 बढ़ता ही जा रहा है। इसे हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, भूमंडलीय तापन कहते हैं। तो इस स्थिति में वायुमंडल का तापमान स्थिर न होकर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझ गए ना आप लोग? वैसे वायुमंडल आने वाली जितनी उष्मा आती है ना, उसको वापस विकिरित कर देता है, लेकिन कुछ कंडीशन, जैसे कि CO2 वाली अगर कंडीशन हो जाती है तो इसमें वायुमंडल का तापमान स्थिर ना होकर धीरे धीरे क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा, धीरे धीरे बढ़ जाएगा, जो हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है सभी जीवों के लिए। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें जो पॉइंट बचा ना, वो देखते हैं कि पृथ्वी सूर्य से आने वाली कितनी इकाइयाँ पृथ्वी तक पहुँच पाती है, कौन कौन से बीच में, यानी कि गैसों के द्वारा कौन कौन सी कितनी इकाइयों को रोक लिया जाता है, और किस तरीके से ये वापस रिफ्लेक्ट होती है। 100 इकाइयाँ पृथ्वी तक आएगी तो 100 इकाइयाँ वापस अंतरिक्ष में भी जाएगी, लेकिन वो किस किस जो माध्यम है उससे गुजर कर जाएगी और किस किस माध्यम से रिफ्लेक्ट करके जाएगी, ये हम अब देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों हम पृथ्वी का उष्मा बजट, यानी कि पृथ्वी का हीट बजट, जिसे वायुमंडल का उष्मा बजट भी कह सकते हैं और पृथ्वी का उष्मा बजट भी कह सकते हैं। अब पूरे इम्तिहान के साथ में, पूरी लगन के साथ में इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। रट नहीं पाओगे, जब इसे समझ जाओगे तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बाकी रटने पर तो आप अंगुलियों पे रटते ही रहना, आज याद रहेगा, कल आप भूल जाओगे, है ना। बहुत सारे बच्चे बार बार कमेंट्स कर रहे हैं, सर बहुत डिले कर रहे हो आप जो पढ़ाने में। दोस्तों मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप विद्यार्थियों को जोड़िए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा, आप अपने सहपाठियों को जोड़िए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मैं कंप्लीट सिलेबस करवा दूंगा। आप 11th के सिलेबस की बात करते हो, मैं कंप्लीट करवा दूंगा। प्रैक्टिकल जो थ्योरी वगैरह जो कंप्लीट है वो संपूर्ण करवा दूंगा। हाँ, अगर आपको जो RBSc 11th और 12th जो पढ़ाई में अगर कहीं पर भी आपको 1% भी अगर डाउट आए, अगर कहीं पर 1% भी अगर आपको गलत बताया जाए इस YouTube पर, इस चैनल पर और मेरे माध्यम से, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी बहुत सारे चैनल YouTube पर बहुत सारे जो है टीचर्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो पढ़ा क्या रहे हैं ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि वो पता नहीं MA लेवल का पढ़ा रहे हैं, ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ा रहे हैं, कहाँ का पढ़ा रहे हैं। उनको पढ़ाना चाहिए था सिर्फ 11th और 12th का, और मैं वही करवा रहा हूँ दोस्तों। 11th और 12th RBSc का सिलेबस कंप्लीट करवा रहा हूँ। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आप प्लीज़ अपने सहपाठियों के साथ में जोड़िए। मुझे बाकी सबकी तरह डांस हंसी मजाक करना आता नहीं है, मैं बिल्कुल बस पढ़ा सकता हूँ, और वो मैं काम पूरी ईमानदारी के साथ करूंगा अगर आप लोग मेरा साथ दोगे तो। चलो देखते हैं पृथ्वी का उष्मा बजट। अब सीधे से आप देखिए कि ये क्या है, आपका सूर्य है, और ये क्या है, आपकी पृथ्वी है। ये पृथ्वी है। देखो मैंने बनाया क्या है, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ। ये सूर्य बनाया है मैंने, और ये बनाई है पृथ्वी। और ये जो मैंने बनाया है ये वायुमंडल की ऊपरी सतह है, यानी कि जो वायुमंडल है ना पृथ्वी से चिपका हुआ, उसकी ऊपरी सतह है जो बनाई है, वो मैंने ये बना दी आपकी। ये बीच में जो बनाया मैंने क्लाउड बनाया, बादल, ये बादल है, क्लियर है। और यहाँ पे जो मैंने बनाया है वो कुछ हिमाच्छादित प्रदेश है, यानी कि ध्रुवीय क्षेत्र है, तो वहाँ पर बर्फ जमी हुई है, हिमाच्छादित प्रदेश है। अब अगर अपन मान लेते हैं कि सूर्य से जो आइसोलेशन आता है, यानी कि जो लघु तरंग दैर्ध्य आती है या जो सूर्य ताप आता है, उसको 100 इकाइयाँ मान लेते हैं। कितनी इकाइयाँ? 100 इकाइयाँ मान लेते हैं कि सूर्य से जो आ रही है
वो क्या है, वो ताप कितना है, 100 इकाइयाँ है। अगर 100 इकाइयाँ सूर्य से आ रही है तो कितनी इकाइयाँ पृथ्वी तक पहुँचती है। और पृथ्वी, जैसे सर आपने कहा कि पृथ्वी नहीं रखती, वापस लौटा देती है, बिल्कुल भी नहीं रखती, तो 100 की 100 इकाइयों को वापस कैसे लौटाती है, ये अपन अब इस में पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, सूर्य से आने वाली 100 इकाइयाँ, मैंने लिखा है कितनी इकाइयाँ हैं, 100 इकाइयाँ हैं जो सूर्य से निकली है। जैसे ही सूर्य से निकलकर वायुमंडल की ऊपरी परतों के पास में आती है, जो पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसके ऊपरी परत के संपर्क में आती है, तो वायुमंडल की ऊपरी परत इन 100 इकाइयों में से 6 इकाइयों को रिफ्लेक्ट कर देती है। ये रिफ्लेक्ट का मतलब वापस विकिरित कर देती है यहीं से। कितनी इकाइयों को, 6 इकाइयों को। समझ गए। कितनी बची अब, 94, 94 बची है ना। 6 यहाँ से वापस चली गई, आगे कितनी आ रही है, 94। फिर जैसे ही 94 इकाइयाँ आगे बढ़ती है, यहाँ से बादल जो है इन 94 इकाइयों में से 27 इकाई को वापस रिफ्लेक्ट कर देते हैं। यानी कि बादल क्या करते हैं, जो 94 इकाइयाँ बची हुई आ रही थी, 100 में से 6 तो वायुमंडल के ऊपरी परत ने रिफ्लेक्ट कर दिया, बची हुई 94 इकाइयों में से 27 इकाइयों ने बादलों ने 27 इकाइयों को वापस रिफ्लेक्ट कर दिया। अब कैलकुलेट करो, 94 में से 27 गए तो कितने बचे, घटाओ आप लोग, 7 और 8 में से 2 गए तो 6, 67 इकाइयाँ बच गई। कितनी इकाइयाँ बच गई, 67। यहाँ तक अब कितनी बची है, 67 इकाइयाँ। समझ गए। बादलों के नीचे कितनी इकाइयाँ बची है, 67। इन 67 इकाइयों में से 14 इकाइयों को वायुमंडल अवशोषित कर लेता है, वायुमंडल ग्रहण कर लेता है। वायुमंडल में जो वाटर वेपर होते हैं, जलवाष्प होते हैं, वो इस 14% इकाइयों को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। समझ गए। तो 14 इकाइयाँ और चली गई इसमें से, 67 में से कितनी चली गई, 14। तो बताओ कितनी बची, 3, 5 और 1, 6 में से 5, 1 गया तो 5। कितनी इकाइयाँ बची, 53 इकाइयाँ। समझ रहे हो ना। 14 इकाइयाँ यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, वो इधर मैं समझा देता हूँ। अच्छा, इधर भी नहीं लिखा तो मैं लिख ही देता हूँ। वायुमंडल द्वारा अवशोषित, अच्छा लिखा हुआ ना, 14 इकाइयाँ वायुमंडल के द्वारा अवशोषित लिखा हुआ है। कितनी इकाइयाँ, 14 इकाइयाँ वायुमंडल के द्वारा अवशोषित। कितनी बची फिर, 53 इकाइयाँ बची। जैसे ही 53 इकाइयाँ आगे आती है, इन 53 इकाइयों में से 2 इकाई पृथ्वी के जो हिमाच्छादित प्रदेश होते हैं, यानी कि जहाँ पर बर्फ रखी हुई है, बर्फ रखी हुई क्या है, बर्फ जमी हुई है, वहाँ से 2 इकाइयाँ वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब कितनी बची, 51। कितनी इकाइयाँ बची, 51। समझ रहे हो क्या आप लोग, समझ रहे हैं। अब बताओ, एक बार मेरे को ये बताओ, वापस कितनी चली गई और अभी पृथ्वी और वायुमंडल के पास कितनी है। वापस चली गई ना, उनकी बात करें तो वापस चली गई एक तो 6, एक चली गई 27, 6 और 27 कितने हो गए, 33। सही है। 14 गई है क्या, अभी नहीं गई, अभी कहाँ है, वायुमंडल में है। ये 33 तो अंतरिक्ष में चली गई, समझ रहे हो, और ये 2 भी अंतरिक्ष में चली गई। ये जो 2 इकाइयाँ हैं जो हिमाच्छादित प्रदेशों से जा रही है, ये भी अंतरिक्ष में चली गई। तो वापस कितनी जा चुकी है, 6 + 27 + 2, यानी कि 35 इकाइयाँ अंतरिक्ष में जा चुकी है। समझ गए क्या आप लोग। और ये जो 35 इकाइयाँ अंतरिक्ष में जा रही है, इसे कहते हैं पृथ्वी का एल्बिडो। क्या कहते हैं, पृथ्वी का एल्बिडो। समझ गए आप लोग। पृथ्वी का एल्बिडो किसे कहते हैं, सूर्य से आने वाली जो आगामी सौर विकिरण है, उसमें से 2%, 2 इकाइयाँ तो बर्फीले क्षेत्रों से, 6 इकाइयाँ वायुमंडल की ऊपरी सतह से, 27 इकाइयाँ बादलों के द्वारा अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट कर दी जाती है, उसे पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं। 35 जा चुकी है दोस्तों, ना पृथ्वी पर है न वायुमंडल में है। अब बची हुई कितनी है, 65 बची हुई है। 100 में से 35 घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 65 बच जाएंगे। 65 इकाइयाँ बची हुई है। इन 65 इकाइयों में से अपने को पता है 14 इकाइयाँ तो वायुमंडल के पास है, 14 इकाइयाँ वायुमंडल के पास है ना। पृथ्वी और वायुमंडल दोनों की बात करें तो 65 इकाइयाँ हैं, लेकिन इन 65 इकाइयों में से 14 तो है वायुमंडल के पास, है ना, और 51 इकाइयाँ हैं पृथ्वी के पास। क्लियर है यहाँ तक। अब ये भी वापस जानी चाहिए ना, तब जाके तो उसमें बजट होगा, ना तो लेना ना देना, बिल्कुल आई जितनी वापस चली जाएगी। तो अब 14 वायुमंडल के द्वारा और 51 पृथ्वी के द्वारा वापस लौटाई जाएगी। इसको इधर देखते हैं। वहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? अगर नहीं है तो मुंह धो के आओ, दोबारा से वीडियो को चलाओ,
है ना। फिर देखो यहाँ पर कितनी इकाइयाँ हैं पृथ्वी के पास में, 51। वायुमंडल के पास में ऑलरेडी कितनी इकाइयाँ हैं, 14 इकाइयाँ। कितनी इकाइयाँ हैं, 14 इकाइयाँ ऑलरेडी वायुमंडल के पास में है, क्योंकि उसने आगामी सौर विकिरण की 14 इकाइयों को अवशोषित कर लिया था। अब देखिए 51 इकाइयाँ जो पृथ्वी कैसे वापस रिफ्लेक्ट करती है, वापस कैसे भेजती है। इन 51 इकाइयों में से 17 इकाइयाँ तो सीधी अंतरिक्ष में चली जाती हैं। वापस जब दीर्घ तरंगों के रूप में जाती है तो 17 तो इकाइयाँ वापस चली जाती है। और ये कहाँ से जाती है, ये वहाँ से जाती है जहाँ पर वायुमंडल में बादल नहीं होते। तो वायुमंडल में बादल नहीं होते तो ये किरणें ऊष्मा जो है सीधी की सीधी वापस चली जाती है। अब वायुमंडल में ऐसा तो है नहीं कि सभी जगह बादल नहीं है, किसी जगह नहीं होता लेकिन बहुत सारी जगह होता है ना। तो किसी जगह नहीं होता तो वहाँ से तो सीधी 17 इकाइयाँ चली गई, लेकिन जो बची हुई है 34 इकाइयाँ, है ना। अब उनको वायुमंडल में बादलों को भेद कर जाना होगा, वायुमंडल से गैसों को भेद कर जाना होगा। ये तो कहाँ से गई है, जहाँ पर वायुमंडल नहीं है, जलवाष्प से नहीं है। अब ये जब 14 ये बची हुई कितनी इकाइयाँ, 51 थी ना, 17 सीधी चली गई, कितनी बची, 34 जब वापस जाती है तो वायुमंडल के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। अब दोस्तों एक चीज़ सोचो, 34 इकाइयाँ तो पृथ्वी से वायुमंडल पे आ गई, 14 ऑलरेडी उसके पास में थी, किसके पास में, वायुमंडल के पास में। कब थी, जब सूर्य से किरणें आई थी। तो 14 तो ऑलरेडी थी और 34 और आ गई। तो बताओ वायुमंडल के पास में अभी कितनी हो गई, 48 इकाइयाँ हो गई। कितनी हो गई, 48 इकाइयाँ हो गई। अब बताओ पृथ्वी के पास में कुछ बची क्या, नहीं बची सर, नहीं बची, 0 बची है। कैसे बची है 0, यार 51 थी तो 51 में से 17 तो सीधे अंतरिक्ष में चली गई और 34 इकाइयाँ वायुमंडल में रुक गई। लेकिन पृथ्वी पे रुकी है क्या, नहीं, वायुमंडल में है। तो वायुमंडल में अब कितनी है, 14 ऑलरेडी थी, 34 पृथ्वी से चली गई, टोटल मिला के कितनी हो गई, 48। अब एक चीज़ याद करो, मैंने अभी कहा था पहले कि जो वायुमंडल है वो सूर्य से आने वाली किरणों से तो होता है कम गर्म, लेकिन पृथ्वी से जाने वाली विकिरणों से होता है ज़्यादा गर्म। यानी कि वायुमंडल ज़्यादा गर्म किससे होता है, लघु तरंगों से या दीर्घ तरंगों से, तो दीर्घ तरंगों से होता है बच्चों, क्योंकि सूर्य से आने वाली तरंगें कौन सी होती है, लघु तरंगे। अब देखो आप लोग, सूर्य से आने वाली तरंगों में कितनी ली इसने, सिर्फ 14 इकाइयाँ ली ना, पूरी की पूरी नहीं ले पाए ना, 14 इकाइयाँ ली। लेकिन दीर्घ तरंगों में कितने ले ली, 34 ले ली। पृथ्वी से वापस जाने वालों में कितनी ले ली, 34। तो बताओ ज्यादा गर्म किससे हुआ, इसी से हुआ ना। अरे उससे तो काफी ज्यादा है, वो 14 थी और ये 34 है। अब वायुमंडल के पास में 48। अच्छा एक चीज ये देख लेते हैं, ये 34 इकाइयां किस तरीके से वायुमंडल में पहुंची है पृथ्वी से, इनको भी याद रखना है। 6 इकाइयां तो स्वयं वायुमंडल ने ग्रहण की है, 6 इकाइयां 34 में से 6 इकाइयां तो वायुमंडल ने स्वयं ग्रहण की है। 9 इकाइयां संवहन के द्वारा गई है, कन्वेक्शन, संवहन, जो अपन ने पढ़ा था ना, कंडक्शन, चालन पढ़ा था। चालन में एक देखा था अपन ने, क्षैतिज संचलन होता है, एक ऊर्ध्वाधर संचलन होता है। किसका, ताप का, उष्मा का। जो ऊर्ध्वाधर यानी कि लंबवत जो संचलन होता है उसे हम क्या कहते हैं, संवहन। तो वायु जो है गर्म होकर ऊपर की ओर उष्मा जो गई है वो कितनी इकाइयां गई है, 9 इकाइयां गई है। बची हुई 19 इकाइयां संघनन की गुप्त उष्मा है। ये संघनन की गुप्त उष्मा क्या होता है सर, जब इवेपोरेशन होता है, यानी कि जब वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है, तो जब जल गर्म होके ऊपर की ओर जाता है ना, भाप बन के, तो वही होती है कौन सी, संघनन की गुप्त उष्मा। और ये कितनी इकाइयां होती है, 19। तो 19 और 9 कितने हो गए, 28, 28 और 6 कितने हो गए, 34। इस तरीके से 34 इकाइयां ग्रहण करती है वायुमंडल। कहां से ग्रहण करता है, पृथ्वी से। और 14 इकाइयां जो उसने आगामी सौर विकिरण से ग्रहण की थी। इस तरीके से 14 और 34 मिला के वायुमंडल के पास में कितनी हो जाती है, 48 इकाइयां हो जाती है। और इन 48 इकाइयों को वायुमंडल क्या करता है, 48 इकाइयों को वायुमंडल क्या करता है, अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट कर देता है। इस तरीके से ना तो वायुमंडल के पास में 1 इकाई बची है, ना ही पृथ्वी के पास में 1 इकाई बची है। जितनी इकाइयां इन्होंने ग्रहण की थी उतनी इकाइयां इन्होंने वापस रिफ्लेक्ट कर दी है। इसलिए पृथ्वी और वायुमंडल का तापमान क्या होता है, स्थिर होता है, ना कभी बढ़ा है ना कभी घटा है। हालांकि पिछले कुछ सालों में अपन देख रहे हैं कि जीवाश्म ईंधन के प्रयोग से CO2 की मात्रा बढ़ी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने की वजह से क्या
क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, आगामी सौर विकिरण के लिए पारदर्शी होता है, जबकि दीर्घ तरंगों के या पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी होता है, यानी कि उनको वापस नहीं जाने देता। इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाता है और टेम्परेचर बढ़ने को अपन ग्लोबल वार्मिंग या फिर भूमंडलीय तापन कहते हैं। तो ये था दोस्तों आज का अपना लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा पृथ्वी का उष्मा बजट या उष्मा संतुलन। अब आगे वाले में अपन पढ़ेंगे टेम्परेचर के बारे में, जो काफ़ी ईजी टॉपिक रहेगा आपका। तो दोस्तों तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। और हाँ, प्लीज़ अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों को बताना जरूर ना भूलें, ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सके और आपके इस चैनल पर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या भी बढ़ सके। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।